नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। भाजपा की सरकार की प्राथमिकता पर रहने वाली गौशालाएं प्रदेश में बंद तो गई, लेकिन अफसरशाही के चलते ज़्यादातर नई गौशालाएं प्रारंभ ही नहीं हो पा रही हैं। अधिकांश नई गौशालाएं बंद पड़ी हैं। सीएम गौ सेवा योजना के तहत बनी 1004 नई गौशालाओं पर शुरू होने से पहले ही संकट गहरा गया है। ज़्यादातर गौशालाओं में बिजली और पानी के इंतजाम नहीं है। प्रदेश के पशु संवर्धन बोर्ड ने कई जिलों में भूसा और चारे का बजट ही नहीं भेजा है। 456 गौशालाएं सोलर ऊर्जा स्थापित होने का ही इंतजार कर रही हैं। सीएम गौ सेवा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 1004 गौशाला बनाने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरे चरण के लिए 2365 गौशाला मंजूर की गई है। सरकार का दावा है कि प्रथम चरण में मंजूर की गई गौशालाओं में से 963 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से 905 गौशाला प्रारंभ कर दी गई हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। पशुपालन विभाग के अफसर खुद मान रहे हैं कि जहां बिजली नहीं है, उन गौशालाओं का संचालन रुका है। दरअसल 450 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से राशि जारी नहीं हुई है। ग्राम पंचायत और एनजीओ के बीच समन्वय की कमी भी गौशालाओं के संचालन में आड़े आ रही है। इस वजह से गौशालाएं बनने के बाद भी प्रारंभ नहीं हो पा रही हैं। प्रदेश में नई गौशालाओं के लिए बजट जारी करने में एक रूपता भी नज़र नहीं आ रही। ग्वालियर की घाटी गांव अंतर्गत बहरी में 99 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें से 54,57,000 रुपये ही खर्च हो सके। मुरार जनपद के टिहोली में गौशाला के लिए 1,26,86,000 की राशि मंजूर हुई थी और खर्च महज 19,000 रुपये किए गए हैं। प्रदेश में तैयार आधे से ज़्यादा नई गौशालाएं अब तक प्रारंभ नहीं हो सकी हैं। अकेले ग्वालियर जिले के आंकड़े बताते हैं कि यहां कुल 35 गौशाला बनाई गई हैं। इनमें अब तक 17 ही प्रारंभ हो सकी हैं। सभी 35 गौशालाओं के लिए 13,42,24,000 की राशि स्वीकृत हुई थी। इसमें से खर्च केवल 9,42,56,000 रुपये हुए हैं। प्रदेश में 626 गौशाला स्वयंसेवी संस्था के द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसमें 1,66,000 गौवंश मौजूद हैं। सीएम गौ सेवा योजना के प्रथम चरण में 1004 गौशाला बनाने का लक्ष्य था और ये इनमें से अधिकांश गौशालाएं बन भी गई हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है आवाज मुझे। नमस्कार। रंजन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपकी आवाज मिल रही है मुझे? रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है। आपकी आवाज जी, रंजन जी, मिल रही है। सरकार की प्राथमिकता के कामों पर ऐसा नहीं लगता कि अफसरशाही हावी है? गौशालाएं बन गई हैं लेकिन चालू नहीं हो रही हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप, जबकि भाजपा सरकार की प्राथमिकता पे हैं सारी गौशालाएं? देखिए उमेश जी, जब चुनाव आता है तो प्राथमिकता पर ऊपर आ जाता है मामला। आपको याद होगा जब 2018 का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस को बहुत जोर शोर से उठाया और कांग्रेस के वचन पत्र में था कि 1000 पंचायतों में गौशाला खोलेंगे। भी कर हुई, लेकिन सरकार चली गई। लेकिन उसके बाद जो अपेक्षाकृत जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो हुआ नहीं। चाहे फंड की कमी हो, चाहे योजना का अभाव हो, वो नहीं पाया। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, कांग्रेस का मामला शुरू हो गया था। तो इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी जो होना चाहिए था वो गौशाला रहा नहीं अभी भी। तो इसलिए बहुत सारी जो जहाँ पे काम शुरू हुआ था पड़ा हुआ है, फंड की कमी है।
रंजन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क होगा तब उनसे विस्तार से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो गौशालाएं भाजपा सरकार की प्राथमिकताएं पर है। भाजपा सरकार इनमें काफ़ी कुछ काम कराने की हमेशा बात किया करती है, लेकिन अब भाजपा सरकार ने प्लान भी बना कर दिया। बावजूद इसके जो अफसरशाही है वो इसमें इतनी ज़्यादा हावी है कि जो 1000 से ज़्यादा गौशालाएं बनकर तैयार हैं, जो फर्स्ट फेज़ में तैयार होना थी, उसमें से बहुत सारी पानी और बिजली सहित कई अन्य जो ज़रूरतें हैं उनके चलते अटकी हुई हैं और वो वहाँ पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो कुछ एनजीओ के साथ भी समन्वय विभाग का नहीं बन पा रहा है। इस वजह से बहुत सारी गौशालाएं बनने के बाद सारी अधोसंरचना के काम हो चुके हैं, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, बावजूद इसके वो चालू नहीं हो पा रहा है, उसमें गौवंश को रखा नहीं जा सकता है। अब इसी विषय पर वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी से हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बहुत धीमे से आवाज आ रही है। रंजन जी, बहुत धीमे आ रही है जी। सरकार की प्राथमिकता पे हैं गौशालाएं। भाजपा सरकार हमेशा गौशालाओं को लेकर बात करती है, गायों को लेकर बात करती है, और राज्य सरकार ने अपने एजेंडे में भी रखा और उस एजेंडे को अफसरों जो दे भी दिया गया सरकार को। गौशालाएं मंजूर भी हो गई, लेकिन गौशालाएं बनने के बाद करीब 1000 से ऊपर गौशालाएं हैं जो बन चुकी हैं, लेकिन बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कहीं भूसे की कमी है, इस वजह से वो चालू नहीं हो पा रही। कहीं सोलर ऊर्जा लगना थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी है कि वो जो काम होने चाहिए वो उन पे ध्यान आपने नहीं? सही कहा उमेश जी। कारण है कि देखिए, जो गाय का इश्यू है वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है जी, और इसलिए वोट के लिए बहुत आसानी होती है आपको गाय का इश्यू उठाने में, चाहे पार्टी कोई भी हो जी। तो आपको याद होगा कि आपने कवर भी किया इसको, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था जी। चाहे राम बंगमन पथ का मार्ग हो का मामला हो जी, या फिर गौशाला का मामला हो, और कांग्रेस ने वचन पत्र में दिया था कि 1000 गौशाला बनाएंगे जी। लेकिन जो प्रगति होनी चाहिए थी, आपको याद होगा जी, कई महीने गुजर गए, फिर काम शुरू हुआ जी। कुछ जगह का सिलेक्शन था, कुछ जगह गौशालाएं थी उस पे काम हो सकता था, वो नहीं हुआ जी। फिर ये हुआ कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, जिन्होंने कहा कि हम गौशाला में सीएनजी गैस बनाएंगे जी, उससे गोमित्र से जोड़ेंगे, उसपे जो मेडिसिन है वो पैदा करेंगे जी। लेकिन कोई भी ऐसा मॉडल। और दूसरा जो उमेश जी, आपको याद होगा शाजापुर में काउ सेंचुरी बनी थी जी जी, उसकी हालत भी खराब है। तो कहीं भी ऐसा कोई मॉडल गौशाला बनी हो, उससे सीएनजी पैदा हो रहा हो, उससे मेडिसिन हो रहा हो और फाइनेंशियली वायबल है, ऐसा है नहीं। और दूसरा फंड कम होता गया, कोविड की वजह से हर डिपार्टमेंट का जो फंड है 25% तक कम हो गया, उससे ज्यादा ही कम हो गया है जी। तो फंड की कमी है तो दोनों तरफ से, चाहे फंड की कमी हो, चाहे एक इच्छा शक्ति का मामला हो, या उसको एक मॉडल में बदलने का, कहीं से भी अभी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे हमें धरातल पे चीजें दिखाएं। मैं बिल्कुल सही कहा कि जब चुनाव होते हैं तो चीजें दिखती हैं, लेकिन चुनाव होते होते खत्म होते सरकारें बनती हैं तो प्राथमिकता पीछे चली जाती चीजें। जी हाँ, ये सब जो प्राथमिकताएं रहती हैं वो पीछे चली जाती हैं और कोई दूसरी प्राथमिकताएं सामने आ जाती हैं। रंजन जी, अफसरों की जो अफसरशाही की बात है, यही सब रवैया कोरोना संक्रमण की महामारी में भी देखा गया कि भविष्य की संभावनाओं पर तैयारी करना थी, रणनीति बनाना थी, ये सब काम अफसरों का होता है। तो इसमें हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू से सक्रिय रहे, उन्होंने मोर्चा भी संभाला क्राइसिस मैनेजमेंट में, लेकिन जो दवाओं के लिए, ऑक्सीजन के लिए बनाना चाहिए वो सब, तो ये सारी चीजें, यही चीजें गौशालाओं में भी दिख रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं आता कि जो रणनीति और जो भविष्य की संभावनाओं को लेकर सोचना चाहिए, एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अफसरों की अफसरशाही के चलते ये सब पीछे चले जाते हैं। उमेश जी, मैं इस चीज को बार बार कहता हूँ, देखिए सरकार के 2 अंग हैं जी। एक सरकार खुद, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जी, सीएम हो, मंत्री हो, और दूसरा अफसरशाही। अफसरशाही परमानेंट होती है, ये 5 साल में, ऐसा नहीं था 5 साल से दूसरी अफसरशाही आ जाएगी जी जी। तो जो भी गवर्नमेंट की इच्छा होती है, जो उनके वचन होते हैं, प्रॉमिसेज होती हैं, मैनिफेस्टो होता है, या गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करने का अफसरों का होता है जी। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार सीएम बोले कि आप जाके ऑक्सीजन का मामला देखिए, हर बार आप उससे दवाओं का मामला देखिए,
हर जी। बार आप हॉस्पिटल बेड देखिए। तो कुल मिला के जो अफसरशाही का मामला है कि जो भी ऊपर बैठे रहा डिपार्टमेंट हो, चाहे CS हो चाहे ACS हो, जी। ये सबको देखना चाहिए। भाई आप एक अच्छा एग्जाम पास करके आए हैं, आपको इंटेलेक्चुअल माना जाता है, ब्रेन आपके पास है, तो लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ये चीजें जो बनती हैं, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है, वो धरती पे आ नहीं पाती, धरातल पे आ नहीं पाती, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो जी। बिल्कुल फिर अफसरशाही वही रहती है, बदलाव तो हुआ नहीं है। तो क्या जड़ता क्यों आ जाती है, बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन जड़ता तो आती है, आपने कोविड में देख लिया और गौशाला का आपके सामने है। ऐसे बहुत से विषय हैं मोहित जी। जी, जहाँ पे अफसरशाही बहुत ढीली ढाली दिखती है और उसमें इच्छा शक्ति नहीं दिखती है, काम काज नहीं दिखता है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मध्य प्रदेश के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अफसरों के पास अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी होती है और वो उनके उसकी कमान होती है, उनको उस पर सारी चीज़ें जो भी एजेंडा है उसके करना चाहिए, पूरा वर्क प्लान तैयार करके, लेकिन उस ओर वो ध्यान नहीं दिया जाता। अब गौशाला के मामले में ही रंजन जी जो है, देखिए आप कि सरकार एक तरफ तो ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर करीब 450 से ज़्यादा गौशालाएं केवल इसलिए नहीं चालू हो पा रही हैं क्योंकि वहां पे सौर ऊर्जा का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, बिजली वहां पे सौर ऊर्जा से दी जाना है। तो ये भी एक अफसरों की घोर लापरवाही है कि जो चीज कराई जा सकती है वो नहीं करा रहे हैं। इस सबको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, जैसे मामला ये है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे कोविड का ले लीजिए जी। कोविड का हो, एजुकेशन का मामला है, जी। तो कई बार कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। हमें शुरू से देख रहा हूँ मैं जी, मतलब जी। केवल यही विषय नहीं है गौशाला का या कोविड का, जी। बहुत जगह ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जी। इस गवर्नमेंट में या पहले गवर्नमेंट में, कई गवर्नमेंट में जी। ये जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हाँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जी। जैसे मान लीजिए किसानों की आय दोगुना कर, इसमें प्रश्न है, जी। तो किसानों की आय अगर दोगुना करनी है, उसमें एग्रीकल्चर भी आएगा, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट भी आएगा, जी। जी। कृषि भी आएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, उसमें कई चीज आएंगे। लेकिन वो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपने देखा कृषि कैबिनेट बनी थी हमारे यहाँ, क्या जी। हुआ उसका? जी। वो रिजल्ट तो निकला नहीं। जी। बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो जब धरातल पे चीजें होती है कि जब बैठना है, योजना बनानी है, इम्प्लीमेंट करना है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो वो एक साथ दिखते नहीं है, उसमें जी। एकरूपता का भाव होता है। एक कोई ऊपर ऐसी शक्ति नहीं होती है जो सबसे काम कराए, और यहीं पे दिक्कत होती है। मध्य प्रदेश में दिक्कत शुरू से है। जी। जी। तो यही प्रॉब्लम, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक रोड मैप नहीं बनेगा, रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं रहेगा। जी। एक ऊपर से एक पैनल चाहिए अथॉरिटीज का, जो परस्यू करता रहे, उनको कोऑर्डिनेट कराता रहे, तब जाके चीजें हो पाएंगी। जी। तो जो सौर ऊर्जा की बात की आपने, मामला ही कोऑर्डिनेशन का है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, और जिम्मेदारी अफसरों की है। जी। हर बात तो CM नहीं करेंगे, हर बार मंत्री तो नहीं करेंगे, या जो विभाग के मंत्री वो करेंगे, वो नहीं हो पाता है। तो दिक्कत कोऑर्डिनेशन की हो रही है। जी। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अफसरों के बीच में, जो विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई है। बहुत सारे जो विकास के कार्य हैं इस वजह से भी अटक जाते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो पूरे समय रहते हैं, जनप्रतिनिधि तो जरूर कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो जो अपना एजेंडा बनाते हैं उसका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों और गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में इस शिक्षण सत्र में ऑनलाइन आवेदन लेकर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से ही सीट आवंटित की जाएगी। इस बार कमजोर वर्ग में कोविड-19 में मां बाप अथवा अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी निजी स्कूलों में एडमिशन दिलवाने की कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि अभी तक कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे ही आते थे। इधर वंचित समूह में अनुसूचित जाति, जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निशक्त और HIV ग्रस्त बच्चे शुमार हैं। इन सभी को निजी स्कूलों में सरकार निःशुल्क एडमिशन दिलवाएगी। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारी तथा परियोजना समन्वयक को पत्र भेजकर निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित कर रखी हैं। हर साल इन सीटों पर एडमिशन सरकार लॉटरी व्यवस्था से दिलवाती है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण के चलते राज्य शिक्षा केंद्र ने इस योजना के तहत दिए जाने वाले एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन ही सीटों का आवंटन करने की व्यवस्था लागू की है। सीटों का आवंटन भी लॉटरी से ऑनलाइन ही किया जाएगा। चयनित बच्चे को स्कूल में सीट आवंटित होने के बाद उसी दिन बच्चे को स्कूल में उपस्थित होना होगा। स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम
एवं पासवर्ड से बच्चे की मोबाइल ऐप से एडमिशन रिपोर्टिंग की जाएगी। जिन बच्चों को निर्धारित समयावधि में एडमिशन रिपोर्टिंग संबंधित निजी स्कूल द्वारा की जाती है, उनका प्रवेश मान्य होगा। आवंटित बच्चे के प्रवेश देने से यदि किसी निजी स्कूल द्वारा मना किया जाता है तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए एडमिशन दिलाया जाता है। देश भर में 30,000 बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हो गए। इनमें से 26,176 बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 706 बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हो गए हैं। इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने लेने का निर्णय लिया है। इसी वजह से राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में ऑनलाइन लॉटरी से एडमिशन सरकार दिलवाएगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को भी निजी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन दिलवाया जाएगा। देश भर में सर्वाधिक 706 बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए थे। राज्य शिक्षा केंद्र ने सीट आवंटन के लिए कमजोर पत्र कलेक्टरों को भेज दिया है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मानसून की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में किसान खरीफ की बोवनी की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा संकट बीज का खड़ा हो गया है। हालात यह है कि इस साल किसानों को सोयाबीन के 14 से 15 लाख क्विंटल बीज की जरूरत है, लेकिन बीज विकास निगम के पास सोयाबीन का सिर्फ 12,000 क्विंटल बीज ही उपलब्ध है। मध्य प्रदेश बीज विकास निगम बीज निर्माता किसान समितियों को तैयार ही नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा भारतीय बीज निगम सहित अन्य सरकारी एजेंसियां भी सिर्फ 3 लाख क्विंटल बीज तैयार कर पाई हैं। ऐसे में निजी कंपनियों से महंगे दामों पर किसानों को मजबूरन बीज लेने पड़ रहे हैं। बीज निगम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश बीज विकास निगम में एक IAS अफसर सहित करीब 200 कर्मचारियों का अमला है। सभी जिलों में कार्यालय हैं जो किसान समितियों को बीज तैयार करने के लिए प्रेरित करते हैं और बीज विकास निगम बीज खरीदता है, लेकिन काम सिर्फ रस्म अदायगी भर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 64.99 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन बोई गई थी। उत्पादन भी 48.44 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में करीब 10 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा था। वर्ष 2019-20 में 61,94,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी हुई थी और उत्पादन 38,56,000 मीट्रिक टन रहा। लेकिन इस साल सोयाबीन के बीज का ही संकट गहरा गया है। प्रदेश के किसानों के सामने सोयाबीन के बीज का संकट खड़ा हो गया है और मानसून भी आ गया है। इसके चलते किसान खासे परेशान हैं। किसानों को 15 लाख क्विंटल सोयाबीन के बीजों की जरूरत है। बीज विकास निगम केवल 12,000 क्विंटल बीज ही मुहैया करवा पा रहा है। भारतीय बीज निगम सहित अन्य एजेंसियां सिर्फ 3 लाख क्विंटल बीज ही तैयार करवा सकी हैं। पिछले साल प्रदेश में 64 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी हुई थी। 48 लाख मीट्रिक टन पिछले साल सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों मंत्रालय में हुई घटना में नेताजी के बड़े साहब थे, लेकिन बड़े साहब को भरी महफिल में सीधे सीधे शुद्ध हिंदी में समझा देते तो बात बिगड़ जा सकती थी। आखिर नेताजी भी समझदार जो ठहरे, इसलिए नेताजी ने दिमाग चलाया और बड़े साहब के सामने दोनों छोटे साहबानों को शुद्ध हिंदी में जमकर खरी खोटी सुना दी। बड़े साहब भी नेताजी के आवेश को देखकर सख्ते में आ गए थे, लेकिन नेताजी ने भी सीधे सीधे बड़े साहब को कुछ ज़्यादा नहीं बोला, इसलिए बड़े साहब ने भी
गुमसुम रहना ही उचित समझा। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि नेताजी ने कहीं पर निशाना कहीं पर निगाहें वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। समझने वाले समझ गए कि नेताजी के निशाने पर कौन था। समझ तो बड़े साहब भी गए कि यह सब घटनाक्रम उनके लिए ही हुआ था, लेकिन निशाने पर उनके संवर्ग के ही दो छोटे साहबान आ गए थे। अब बड़े साहबान की चाल नेताजी के सामने ठीक ही रहेगी। जब भी चाल बिगाड़ने का मन में जरा भी ख्याल आएगा तो यह घटनाक्रम उन्हें चाल बिगाड़ने नहीं देगा। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि नेताजी मुंहफट हैं तो बड़े साहब अगले साल अपनी नौकरी पूरी कर लेंगे। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।